बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम पेश करता हूँ उस गुमनाम सिपाही को, उस गुदड़ी के लाल को, जिसने इस अवाम पे एक हकीकत आश्कार कर दी है और घूमती इदारों में खास तौर पे मुस्लिम लीग नून में एक खलबली सी मच गई। वो घुटनों के बल आ गिरे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही उनके साथ हो क्या रहा है, कैसे हो गया है। ऑडियो लीक्स की बात कर रहा हूँ, जिसकी हल्की फुल्की बात तो पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी और कभी शौकत तरीन की, कभी मलिक रियाज की, इस तरह की वीडियोस भी आती थी और ये लोग बड़े खुश होते थे और उनको कहते थे जी बड़ी सच्ची है, हकीकत है। लेकिन अब जो वीडियोस आई हैं इसका वो मान चुके हैं कि ये बिल्कुल सही है। और अब देखने वाली बात ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी है, ये कैसे हुआ है। प्राइम मिनिस्टर हाउस लीक्स, ऑडियो लीक्स एक मामूली बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस चीफ एग्जीक्यूटिव इदारा है जहां से आपके मुल्क और बैरून मुल्क जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, सारी कुछ जदीद सॉफ्टवेयर्स हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, इनके पीछे कौन है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होने वाली हैं और ये कैसे हुआ है। खैर जो भी हुआ, इसने बहुत सारी हकीकत को आश्कार कर दी, खोल दिए वो पर्दे हटा दिए जो अवाम की आंखों पे पड़े हुए थे। इसी तरह मुफ्ता इस्माइल को टिश्यू पेपर समझ के कैसे हटाया गया है, किक ऑफ किया गया है। फिर बहुत सारे साथियों का ये सवाल भी है जिसका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि इमरान खान अपनी फाइनल कॉल में डिले क्यों कर रहा है। इसका जवाब भी दूंगा, बड़ा मुख्तसर सा लेकिन मुदल्लल जवाब होगा। नाज़रीन, 3-4 ऑडियोज का जिक्र करूंगा जिनमें से हल्का फुल्का जिक्र तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, थोड़ी सी डिटेल के साथ करूंगा। मरियम नवाज अपने की मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बड़ी की पोजीशन पे होता है कैबिनेट में, उसके बारे में क्या फरमाती, उसकी बैक बाइटिंग कैसे करती, उसकी टांगें कैसे खींचती। ये मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी कहानी है और वो कहानी भी शरीफ फैमिली की जो सरबराह है उनकी जुबानी है। तो मुफ्ता इस्माइल पे शदीद इल्जाम लगाते हैं कि वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, वो बात नहीं मानता है, वो सुनता नहीं है, इसको समझाएं। तो खैर प्लानिंग तो इनकी यही थी। उसका टाइम 5-6 महीने ही था। मुश्किल वक्त जो था, उस मुश्किल वक्त में आसान फैसले उससे करवाने थे। जितना गन था उसमें डालना था वो उन्होंने डाल दी। वो आवाम की गालियां उसको मिलती रहेंगी जब तक हालात सीधे नहीं होंगे। अल्लाह ही बेहतर जानता है हालात कब सीधे होने। और दूसरी बात, अपने फैमिली के इंतहाई करीबी इसाकदार, उनकी राह हमवार करनी जरूरी थी, जो कि उन्होंने कर दी। और वो आ रहे हैं विद इन डेज, सेनेट का हलफ भी उठाएंगे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी बनेंगे और एक दफा फिर उसी तरह का लूट मार का प्रोग्राम होगा जो उन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में सरंजाम दिया है। दूसरी ऑडियोज का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, जो इंडिया से कुछ पावर प्लांट्स का आधा सामान आ चुका है, आधा आना है। उसके बारे में मरियम बड़ी परेशान है कि वो कैसे आ सकता है। उसमें उनके चचा शहबाज शरीफ साहब ने उनको मशवरा दिया है कि इसको रीरूट कर लें, डायरेक्ट इंडिया से ना मंगवाएं, कहीं दुबई या किसी और मुल्क में पहले ले जाएं और वहां से फिर इधर। तो मरियम के खदशात कुछ इस तरह के हैं कि इस पे जो हराम की पैसे हमने कमाया हुआ है वो बहुत सारा ज़ाया हो जाएगा, फेयर बहुत बढ़ जाएगा, अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। तो आप खुदा के लिए ऐसे ना करें। तीसरा, जो सोसाइटी में ग्रेड स्टेशन है वो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो तो हो ही जाना है अगर ये कायम रहे तो। और इसके अलावा जो शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनके साथ डिस्कस किए इन मामलात को और उनको समझाने की कोशिश की है कि ये मामला गले पड़ जाएगा, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा जी ठीक है हम उनको समझाएंगे। बल्कि उन्होंने इसाकदार साहब का भी जिक्र किया उसमें कि वो आ जाएंगे, आने वाले हैं, वो इंशाल्लाह कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकाल लेंगे, जैसे कि उन्होंने बाबूजी की गाड़ी का सोल्यूशन भी निकाला था। गैर कानूनी काम करने के भी मास्टर है ना, क्योंकि मिशनरी इनके साथ है, इनके अपने पाले हुए अदारों के अंदर वो काली भेड़ें मौजूद है जो बड़े तन मन धन से इनका साथ दे। इसी तरह एक और वीडियो ऑडियो भी सामने आ चुकी है और उसमें जो अवाम, हम लोग ये समझ रहे थे कि ये सारा खेल जरदारी खेल रहा है पिछले 6 महीनों से, आज इन वीडियो ऑडियोज के आने के बाद थोड़े से ये तासर मिला है कि सारा खेल जरदारी नहीं खेल रहा। इस सारे खेल में शायद शुरू में तो था उसका रोल, लेकिन प्लानिंग किसी और की, उसको टास्क दिया। अब भी जो काम कर रहा है वो टास्क बेसिस पे ही कर रहा है, उसको टास्क दिया जाता है कि आप ये काम करो, आप एक्सपर्ट हो इसकी, लेकिन इसके पीछे दिमाग किसी और का है, साजिश किसी और की है, कोई और बैठा हुआ है जो इन सारी साजिशों पे अमल दरामद करवा रहा है। मास्टरमाइंड कोई और है और वो शरीफ खानदान है, शरीफ खानदान के अलावा और कोई नहीं। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि वो रिजाइंस कौमी असम्बली में जो इमरान खान ने अपने सारे MNS दिलवाए थे उनको कबूल नहीं किया गया। और जब इन्होंने देखा MQM थोड़ी डामाडोल हो रही है तो उसको नाकाम बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ गिने चुने MNS, सिलेक्टेड MNS को, उनके डिजाइन को पेश किया, उनको कबूल करवाया। इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से, ये ऑडियो में अब बड़ा क्लियरली सामने आ गया, जिसमें शहबाज शरीफ, जिसमें आजम तारड़ वजीर कानून, जिसमें राना सनाउल्ला इंटीरियर मिनिस्टर, जिसमें ख्वाजा आसिफ और जिसमें अयाज सादिक शामिल हैं, बोलते हुए बिल्कुल क्लियर वाजे हैं। और इन्होंने ये फैसला किया अब
हुकूमत इस सूरत में जारी रह सकती है कि अगर इन कुछ MNAs को इनका रिजाइन कबूल करवाया जाए और इनको दोबारा डिसीट किया। वो देखें इलेक्शन कमीशन को कैसे ऑर्डर्स गए, इलेक्शन कमीशन ने कैसे वो ऑर्डर्स माने और उनको डिसीट किया गया। और यही पैगाम स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ तक पहुंचाया गया और उसे कहा गया कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हुई स्पीकर के थ्रू, ये इम्प्लीमेंटेशन हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बड़ा क्लियर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसकी गोद में, किसके गाने गाता है, किसके गीत गाता है, बड़ा क्लियर है। एक पार्टी के साथ उसका क्या सलूक है और दूसरी पार्टी के साथ उसका क्या सलूक, और किस तरीके से उसने ओबलाइज किया और ये पार्टी किस तरीके से उसको ओबलाइज कर रही है वो भी पता है आपको। कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा ये जो ब्लैक शीप्स है इदारों में, जब तक इनका कमा नहीं किया जाता, इदारों की सफाई नहीं की जाती, तब तक आपका ये मुल्क ऐसे ही चलता है। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं हो। भले मैंडेट देते रहे, उस मैंडेट को कैसे खरीदा जाएगा, उस मैंडेट को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये उनकी स्वाबदीद है, उन काली भेड़ों की स्वाबदीद है। काली भेड़ें जानती हैं कि उन्होंने ये 2 नंबरियां कैसे करनी, उन्होंने माफियाज को कैसे सपोर्ट करना है और अवाम को कैसे जलील करना है। अब आते हैं इसहाक डार साहब। कुछ मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। हुदैबिया केस में उन्होंने अपना क्या बयान रिकॉर्ड करवाया, कैसे मफरूर रहे वो, कैसे वो वापस आ रहे हैं। इन बड़े लोगों के लिए ये कानून घर की लौंडी है। कानून सिर्फ गरीबों के लोगों को दिखाने के लिए कि ये फाइलें हैं, ये अदालतें मसरूफ है, ये इन्वेस्टिगेशन वाले मसरूफ है, लोगों को जेल में डाला हुआ है। लेकिन इसमें ये काली भेड़ें, ये माफियाज नहीं है। ये बड़े आराम से, जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है ऐसे निकल जाते हैं, और ये शायद उससे भी आसान तरीके से निकल रहे हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे निकल रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं सकता। इतने ज्यादा केसेस थे, इस तरह के मफरूर थे, किस लेवल के मफरूर थे, क्या कुछ वारदातें ये डालते रहे और किस तरीके से इनको आज पाक साफ कर दिया गया, किस तरीके से वो आ रहे हैं। तो नाजरीन, ये वही वजीर खजाना है जिन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का दिवालिया, डॉलर को रोक के रखा 100 पे। बड़े ठाठ से कहते हैं जी हमने डॉलर को ऐसे कंट्रोल, लेकिन उस कंट्रोल के पीछे क्या है, पहले भी बताता रहा हूं। उस कंट्रोल के पीछे यही है कि यही माफिया उस डॉलर को सस्ते दामों खरीदती है, जो उन्होंने वो कीमत उसकी कंट्रोल की होती है, वही हराम का पैसा जो उन्होंने कमाया होता है उसी से डॉलर में ये चेंज करवाते हैं और वही मुल्क से बाहर जाता है। और या तो वो बाहर ही इनकी प्रॉपर्टीज में इजाफा होता है उस डॉलर से, या फिर वो किसी तरीके से टीटीज के जरिए रेमिटेंस बना के उसको वापस पाकिस्तान ले और उनकी वो काला धन सफेद हो जाए और फिर वही हराम का पैसा जो अपने धंधों में इस्तेमाल करते हैं, चाहे मुल्क के मफाद में तो कम ही होता है। इसी तरह की साजिशों में जो पाकिस्तान के साथ हो रही है गुज़श्ता कई दहाइयों से। ये वही इसहाक डार साहब है जो डॉलर को इस तरीके से उन्होंने मसनूई आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल किया, मुल्क को दिवालिया किया। IMF का प्रोग्राम इन्होंने रूल बैक किया था 2016 में, आपको याद होगा, और फिर 6 महीने में इनकी चीखें निकल गई। वही 2017 में IMF की तरफ दोबारा मिन्नत तरला इन्होंने शुरू किया, उसको बहाल करने की कोशिश। और अब भी वही है कि IMF के पीछे इसीलिए लगे रहे कि IMF बहाल होगा, इनको 30-32 बिलियन के और कर्जे मिलेंगे वर्ल्ड बैंक से, दुनिया के और बड़े जो बैंक हैं और मुल्कों से मिलेंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदीया से और इन लोगों से, इन मुल्कों से इनको इमदाद मिलने का उम्मीद है। इसी वजह से IMF के आगे इन्होंने घुटने टेके, नाक की लकीरें निकाली और अवाम पे वो जो कहते हैं जी मुश्किल फैसले हमने किए हैं वो आसान फैसले किए हैं, अवाम की जेबों पे खूब डाका डाला है। बिजली की बिल की सूरत में, गैस के बिल की सूरत में, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, डॉलर एक्सचेंज रेट उसको इन्होंने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया, खुद ही सस्ता करके खरीदते रहे और फिर महंगा करके उसी को बेचते रहे। और बेचा भी किसको? हुकूमत को बेचा। जो हुकूमत एक्सपोर्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे, मसलन इन्होंने ऑयल खरीदा, उस पे इन्हीं लोगों ने वो डॉलर निकाल के हुकूमत को दिया, हुकूमत ने महंगे दामों खरीदा और हुकूमत ने वो इंपोर्ट किया वो ऑयल, डीजल, पेट्रोल। तो ये वही इसहाक डार साहब है जो एक दफा फिर मुल्क को दिवालिया करने आ रहे हैं, जो रही सही कसर है वो निकालने आ रहे हैं। वही डार साहब जो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गए सेंट्रल एशिया में और जहाज तो वापस आ गया, इसहाक डार साहब 5 सालों से वापस ना आए, वहां से लंदन, लंदन से सऊदीया, सऊदीया से वापस लंदन, और वहीं बैठ के साजिशें करते रहे, अपनी लाइफ एंजॉय करते, फैमिली के एसेट बढ़ाते रहे। और मैं एक जिक्र यहाँ पे चौधरी निसार का भी करूंगा। चौधरी निसार हमेशा से पार्टी के साथ लाइन रहा है, पार्टी से हटने के बावजूद उसने अभी तक ऐसी बयानबाजी नहीं की, लेकिन इस शरीफ फैमिली ने चौधरी निसार जैसे लायल वर्कर को भी नहीं बख्शा। उसको भी कैसे खुडे लाइन लगाया, उसको भी कैसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। आज वही हाल मुफ्ता इस्माइल का हो रहा है। मुफ्ता इस्माइल को भी कैसे बुलाया गया, रिजाइन उसका पाकिस्तान में होना चाहिए था, यहाँ नहीं, बड़े मियाँ वहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ा सासी वहाँ पे बैठा हुआ है जिसका ये किरदार है और अभी से नहीं है, हमेशा से इसका शरीफ फैमिली का ये किरदार रहा है।
اور اب تو ان کو ڈر خوف ہی کسی چیز کا نہیں ہے، ان کو اپنے کیسز کا ڈر خوف نہیں۔ یہ پرویز مشرف کے وقت بھی اپنے ہائی جیک جہاز والا جو کیس تھا اس کے خلاف بڑا سنگین کیس تھا، چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف جو اس نے اقدام اٹھایا تھا جہاز کو ہوا میں ٹھہرنے کا، تو وہ کیس بھی یہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اپنے وکیل کو بھی اس نے نہیں بتایا، اپنی پارٹی کو بھی نہیں بتایا، اپنے کولیشن پارٹنرز کو بھی نہیں بتایا، اور یہ صاحب چلے گئے۔ ان کو اپنے کیسز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سازش چاہ کے کیا کر سازشی ذہن ہے اور یہ سازشیں کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ کس طریقے سے مشرف کا بوریا بستر بھی انہوں نے گول کروایا ججز کے تھرو، وکیلوں کے تھرو، اور اب بھی ایسے ہی کس طرح ہیلے بہانے سے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے حکومت کو ڈرا کے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے یہ کس طریقے سے باہر جا بیٹھے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور باہر سازشوں کے نتیجے میں اپنے بھائی کو پرائم منسٹر بنایا، بھتیجے کو چیف منسٹر بنایا، وہ خیر چیف منسٹرشپ سے ہٹ گئے، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کو بھی برجمان رکھنے۔ تو ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں، اب بھی جن لوگوں کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہا کہ یہ شریف خاندان کیا چیز، یہ شریف خاندان ایک بہت بڑا مافیا ہے، اس کی جڑیں آپ کے حکومتی اداروں میں ہیں، وہ بلیک شیپس انہوں نے خریدی ہوئی، بلیک شیپس ان حکومتی اداروں میں انہوں نے پالے ہوئے ہیں جو ان کے ہر جائز ناجائز کام کے لیے ہر دم تیار ہے اور وہ کر گزرتے ہیں، ان کو بھی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، جیسے شریف فیملی کو کسی چیز کا خوف نہیں، سارے کام جائز ناجائز اس قوم کا سودا کرتے ہوئے بھی گریز نہیں کرتے، وہ صرف وفادار ہے شریف فیملی کے، وہ وفادار ہے اپنے آپ کے، اپنے فائدے اٹھاتے ہیں اور ان کو فائدے پہنچاتے ہیں، یہی ان کی ملی بھگت ہے، یہی پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔